आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। अपने वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से आई एक बड़ी अपडेट से। भारत के रक्षा मंत्रालय ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, जहां पर भारत के रक्षा मंत्रालय ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के डोमेस्टिक मेंटेनेंस के लिए एक डोमेस्टिक फर्म को आइडेंटिफाई कर लिया है। और ये फर्म अब रशिया की अल्माज एंटी, जो कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के मैन्युफैक्चरर हैं, इनके साथ कोलैबोरेट करेगी और भारत में ही S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल फैसिलिटी, जिसको हम MRO फैसिलिटी कहते हैं, वो स्टैब्लिश करेगी। इसके पीछे का उद्देश्य ये है कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को सभी जरूरी जो मेंटेनेंस सपोर्ट है वो भारत में ही दिया जा सके और जो अपग्रेड्स की पॉसिबिलिटीज हैं वो भी यहीं से पूरी हो सके। ये डिसीजन ऐसे समय पर आया है जब S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने ऑपरेशन सिंदूर में अपनी उपयोगिता को साबित किया है और पाकिस्तान के कई हाई वैल्यू टारगेट्स को लॉन्ग रेंज से डिस्ट्रॉय किया है। हालांकि अभी यहाँ पर ये जो फैसिलिटी है इसको लेकर ये भी कहा जाता है कि इससे हमें बहुत सारे बेनिफिट भी मिलेंगे, जहाँ पर अपग्रेड से लेकर मेंटेनेंस ये सारे काम भारत में ही पूरे किए जा सकते हैं। और इस फैसिलिटी के बनने के बाद S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर के हमारे जो फॉरेन सपोर्ट पर निर्भरता है वो भी काफ़ी कम होगी और भारत इमरजेंसी स्थिति के लिए भी आत्मनिर्भर हो जाएगा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर के। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स ये भी दावा कर रही थी कि भारत एडिशनल S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की बैटरी की तरफ जा रहा है। हालांकि उसका कोई पुख्ता प्रमाण हमें अभी तक देखने को नहीं मिला है, लेकिन ये बात तय है कि जो MRO फैसिलिटी है अब ये भारत में बनने वाली है। भारत ने रशिया के साथ 2018 में $5.43 बिलियन की एक डील फाइनलाइज करी थी, जहां पर भारत ने 5 स्क्वाड्रन की खरीद करी थी। 2024 तक 3 स्क्वाड्रन डिलीवर की जा चुकी हैं और रिमेनिंग 2 स्क्वाड्रन 2026 तक डिलीवर कर दी जाएंगी। रशिया यूक्रेन युद्ध अगर ना होता तो भारत के पास ये जो रिमेनिंग स्क्वाड्रन है ये अब तक आ चुकी होती। अब यहाँ पर वो फर्म कौन सी है जिसको सेलेक्ट किया गया है उसका नाम डिस्क्लोज नहीं किया गया है, लेकिन बहुत जल्दी इसकी जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो की जाएगी। मीडिया सोर्सेज की बात माने तो कुछ लीडिंग नेम्स हैं जो सामने आए हैं। इसमें बेसिकली भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, लार्सन एंड टुब्रो और इसके अलावा टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस और भी कई कंटेंडर्स हैं, जिनको लेकर यह दावा किया जा रहा है कि इन्हीं में से कोई एक है जो ये जिम्मेदारी का निर्वहन करने वाला है। लेकिन अभी तक भारत के रक्षा मंत्रालय ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं करी है कि वो फर्म कौन सी होने वाली है। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारतीय नौसेना के P-8I पोसाइडन एयरक्राफ्ट की डील को लेकर आ रही है। आप सबको पता ही है कि भारतीय नौसेना इस समय तकरीबन 12 की संख्या में P-8I पोसाइडन, जो कि मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट हैं, इनको ऑपरेट करती है। और भारतीय नौसेना का प्लान ये था कि इनकी संख्या को 18 तक पहुंचाना है और इसके लिए अमेरिका से जो बातचीत है वो चल रही थी। लेकिन अब इस डील को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जिन 6 एयरक्राफ्ट्स को लेकर हम अमेरिका से बात कर रहे थे उनके प्राइस में 50% तक का जो रेज है वो हमें देखने को मिला है। यानी अमेरिका ने जिस प्राइस पॉइंट में 2021 में हमें 6 एयरक्राफ्ट्स का प्रस्ताव दिया था, अब उसमें तकरीबन 50% तक जो प्राइस है वो इंक्रीज कर दिए गए हैं। इसके पीछे अमेरिका ने हाई प्रोडक्शन कॉस्ट और सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट का हवाला दिया है। आपको याद दिला दें कि भारत इस समय इस पूरी समस्या से काफ़ी परेशान है और भारत अमेरिका के सामने अपनी जो आपत्ति है वो दर्ज करवा चुका है। लेकिन ये जो नई कॉस्ट है ये भारत के लिए कहीं ना कहीं चिंता का विषय अब बनने वाली है। दरअसल भारतीय नौसेना की बात करें तो भारतीय नौसेना P-8I पोसाइडन को यूज़ करती है, जो कि US नेवी के P-8A का एक इंडियन वेरिएंट है। ये एक लॉन्ग रेंज मल्टी मिशन मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, जो कि अपने एडवांस एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी और एंटी सरफेस वॉरफेयर कैपेबिलिटी के लिए जाना जाता है। इसके अलावा इसका प्रयोग इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस मिशन में भी किया जाता है। भारत 12 की संख्या में इनको ऑपरेट करता है और भारत ने इनके स्क्वाड्रन को क्रमशः अराकोनम, तमिलनाडु और गोवा के बीच में स्प्लिट करके रखा है। और इसकी फ्लीट ने 2013 से अब तक तकरीबन 40,000 घंटे का जो फ्लाइट आवर है ये पूरा कर लिया है। और इन एयरक्राफ्ट्स को एडवांस सेंसर से भी इक्विप किया गया है, जैसे कि APY-10 सर्वेलेंस रेडार और इसके अलावा टेलीफोनिक्स APS-143 ओशन आई आफ्टर रेडार। इसके अलावा और भी दूसरे जो एडवांस सेंसर्स हैं उनसे इनको इक्विप किया गया है। और क्योंकि भारत अपने पुराने एलिशन IL-38 को रिटायर कर चुका है, जो कि सोवियत एरा के एयरक्राफ्ट थे, तो भारत का प्लान यही था
कि इन एडवांस एयरक्राफ्ट की फ्लीट को हम बढ़ाएंगे और इनकी संख्या को 18 लेकर जाएंगे। लेकिन अब दिक्कत ये है कि ये जो प्राइस बढ़े हैं इसने भारत को एक बार फिर से अपने डिसीजन पर पुनः विचार करने के लिए मजबूर किया है, क्योंकि 2021 की तुलना में अब जो अप्रॉक्सीमेट डील कॉस्ट होने वाली है वो $3.6 बिलियन की होने वाली है और ये भारत के लिए फिलहाल शुभ संकेत तो बिल्कुल भी नहीं है। हमारे लिए बड़ी अपडेट आ रही है डीआरडीओ से। डीआरडीओ के एक साइंटिस्ट ने तेजस मार्क 2 को लेकर ऐसा क्लेम कर दिया है जिसके बाद से डिफेंस के गलियारे पर इस एयरक्राफ्ट को लेकर चर्चाएं बहुत ज्यादा तेज हो गई हैं। दरअसल डीआरडीओ के एक सीनियर साइंटिस्ट जिनका नाम डॉक्टर रविशंकर एसआर है, जो कि एक सीनियर साइंटिस्ट हैं डीआरडीओ के, उन्होंने क्लेम किया है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस समय जिस तेजस मार्क 2 फाइटर एयरक्राफ्ट पे काम कर रही है वो न सिर्फ एक नेक्स्ट जनरेशन का एयरक्राफ्ट होने वाला है, बल्कि ये कैपेबिलिटी वाइज राफेल फाइटर्स के समकक्ष होगा और कुछ मामलों में तो ये राफेल को भी पीछे छोड़ देगा। उनका ऐसा कहना कोई फिजूल नहीं है, बल्कि उन्होंने तर्क के साथ इस चीज को सामने रखा है। उन्होंने कहा कि जब आप तेजस मार्क 2 की कैपेबिलिटी पर नजर डालते हैं तो आपको पता चलता है कि एक 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट में 5th जनरेशन कैपेबिलिटीज कैसे ऐड करी गई हैं। उन्होंने कहा कि ये एयरक्राफ्ट एडवांस और नेक्स्ट जनरेशन एवियोनिक्स के साथ आ रहा है। इसमें इंडिजिनस सिस्टम्स काफ़ी बड़े पैमाने पर हैं और ये हमारे लिए कॉस्ट इफेक्टिवनेस के साथ साथ एक ऐसी ताकत लेकर आएगा जो कि इसको राफेल के समकक्ष लेकर चली जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो एयरक्राफ्ट है न सिर्फ राफेल की बराबरी कर सकता है बल्कि उसको पीछे भी छोड़ सकता है कई क्रिटिकल एरियाज में। उन्होंने कहा कि ये एक एवोल्यूशन है जो कि हमने दशकों के अध्ययन के बाद प्राप्त किया है। तेजस मार्क 1A का ये एक अपग्रेडेड वेरिएंट होने वाला है जो कि मुख्यतः मिराज 2000 और मिग 29 को रिप्लेस करेगा। इसको पावर करने के लिए जो 98 किलोटन का इंजन है वो यूज किया गया है। इसके अलावा इसका लार्जर एयर फ्रेम और तकरीबन 6500 किलोग्राम तक की वेपन कैरिंग कैपेसिटी जो है ये इसको काफी पावरफुल बना देती है। इसकी कॉम्बैट रेंज 2500 किलोमीटर की होने वाली है। सबसे खास बात यह है कि इसमें गैलियम नाइट्राइड बेस एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एडेड रडार हमें देखने को मिलता है जो अभी तक राफेल में नहीं है। इसके अलावा इसमें डीआरडीओ की तरफ से विकसित किए गए एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट हैं, सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर्स हैं, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम है और दूसरी जो एडवांस कैपेबिलिटीज हैं वो ऐड करी गई हैं। अस्त्र मार्क 1 और अस्त्र मार्क 2 के साथ साथ अस्त्र मार्क 3 जैसी मिसाइल्स भी हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी और ब्रह्मोस एनजी जैसी घातक क्रूज मिसाइल्स भी हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं। इसकी जो एजिलिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी और इसमें जो हाई वेपन इंटीग्रेशन है वो हमें देखने को मिलेगा और ये सारी चीज़ें इसको राफेल के समकक्ष लेकर जाएंगी और राफेल से आगे भी लेकर जा सकती है। और इस समय डीआरडीओ के इस क्लेम को लेकर एक्स पर, जिसको हम फॉर्मूले ट्विटर के नाम से जानते हैं, वहां पर मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और लोग इस पे अलग अलग प्रतिक्रियाएं देते नजर आ रहे हैं। खैर, आप डीआरडीओ की तरफ से दिए गए इस बयान को लेकर कितना सहमत हैं और आप क्या मानते हैं कि डीआरडीओ के इन सीनियर साइंटिस्ट ने तेजस मार्क 2 को लेकर जो भी कहा है वो सत्य है? हालांकि इसके रोल आउट की बात करें तो इसी वर्ष इसका रोल आउट हमें देखने को मिलेगा या हमें 2026 की शुरुआत में देखने को मिल सकता है और इसकी पहली उड़ान 2026 में देखने को मिलने वाली है। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।